नाज़रीन, बचपन में एक कहानी पढ़ी थी कि एक शख्स अंधेरे में अपनी अंगूठी तलाश कर रहा था। दूसरे शख्स ने उससे पूछा कि तुम अंधेरे में अपनी अंगूठी क्यों तलाश कर रहे हो? तो उसने जवाब दिया, क्योंकि मेरी अंगूठी यहाँ अंधेरे में गिरी है। तो दूसरे शख्स ने उसे मशवरा दिया कि अंधेरे में तुम्हें अंगूठी कैसे मिलेगी, तुम ऐसा करो कि रोशनी में जाकर अंगूठी तलाश करो। तो वो शख्स अपनी जगह छोड़कर, उस अंधेरी जगह को छोड़कर रोशनी में जाकर अंगूठी तलाश करने लगा। अंगूठी तो उसे नहीं मिली, लेकिन ये कहानी मुझे यहाँ आज इसलिए याद आई कि कुछ दिन पहले तक वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने वासा हुक्काम के हमरा एक बड़ा जबरदस्त किस्म का दावा किया था कि लाहौर की लॉरेंस रोड के ऊपर एक ऐसा जादुई टैंक बनाया गया है जहां सारा बारिश का पानी सीप इन कर जाएगा और लाहौर की जो गलियां हैं, लाहौर की जो सड़कें हैं, वो पेरिस का मंजर पेश करेंगी। पेरिस का मंजर तो पेश नहीं किया, वीनस का मंजर जरूर पेश किया इस मर्तबा जब बारिश ने पंजाब हुकूमत के इंतजामात की कलई खोल दी। ये इंतजामात नहीं होते कि आप एक सड़क पर पंप लेकर खड़े हो जाएं, ये इंतजामात भी नहीं होते कि आपने फील्ड कैंप लगा लिए। इंतजामात ये होते हैं कि एक शहर के अंदर रहने वाली आबादी को हर साल जुलाई और अगस्त के महीने में पानी के अजाब से बचाने के लिए प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम डिजाइन किया जाए और उस डिजाइन को इंप्लीमेंट किया जाए, जिसके अंदर पंजाब हुकूमत मुकम्मल तौर पर नाकाम नजर आती है। कराची में खुर्रम शेर जमान फिरदौस शमीम नकवी अक्सर ताने दिया करते थे सिंध गवर्नमेंट को कराची जब डूबता था कि यहां पर गवर्नर राज नाफिज होना चाहिए। तो सवाल यह पैदा होता है कि गवर्नर राज तो फिर लाहौर में भी नाफिज होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होगा क्योंकि ये डबल स्टैंडर्ड्स हैं। इसी तमाम सूरत हाल पर बात करने के लिए मेरे साथ आज टेलीफोन लाइन पर मौजूद होंगे डीएमडी ऑपरेशंस वासा असलम खान न्याजी साहब। न्याजी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। और मुझे ज्वाइन करेंगे शाहिद रिजवी साहब, हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट हैं लाहौर रंग के। शाहिद, आपसे गुफ्तगू का आगाज करूंगा। आज जैसा कि दावे थे पंजाब हुकूमत के कि लाहौर में निकासी आपका बहुत शानदार इंतजाम किया गया है, वो दावे मुकम्मल तौर पर डूबते नजर आए और सोशल मीडिया के ऊपर तस्वीर वीडियोस वायरल हो चुकी हैं। बिल्कुल अवैध साहब ने ठीक बात कही कि जो हुकूमती दावे थे कि लाहौर को पेरिस बनाएंगे, बारिश का जो पानी है उसको समो लिया जाएगा, एक बहुत बड़ा टैंक बनाया गया है, लेकिन टैंक तो अभी बना नहीं है। जब उसको बनने में भी शायद जो है 6 महीने का वक्त दरकार हो। उस पर काम हो रहा है, काम जो इतना सुस्त रवि का शिकार है कि आप अगर वहाँ उस इलाके को विजिट करें तो वहाँ हर वक्त ट्रैफिक जाम है कि जी काम हो रहा है, काम हो रहा है। लेकिन जो आज सुबह बारिश हुई है, चंद घंटे 5 घंटे के करीब तकरीबन बारिश हुई है, उसने पूरे लाहौर तो ये बारात से पहले ही दूल्हे को वेलें दे रहे थे। बस वो एक देखे ना, जब ये लोग अपोजिशन में थे तो नून लीग की जो हुकूमत थी उसको ये तनकीद का निशाना बनाते थे कि ये लाहौर डूब गया, लाहौर ऐसे हो गया, लाहौर ऐसे हो गया। अब जब पीटीआई के पास काम करने का वक्त आया तो इनका उनसे भी ज्यादा जो है बुरा हाल है। इनको मैनेजमेंट इनके पास नहीं है कि वो ये काम कर सके कि महकमे कोई भी है, चाहे वासा है या अगर पुलिस का महकमा है, हेल्थ का है, किसी के महकमे की भी अगर बात की जाए तो इनके पास इंतजामी जो हालात हैं, अमूर हैं, जो कमांडर हैं जो महकमों को लीड कर सके, उसको चला सके, कोई ऐसे अच्छे जो लोग हैं इनके पीछे वो नहीं है। आज देख लें लाहौर शहर में जो बारिश हुई है उसने कराची से भी बुरा हाल कर दिया। हर जगह जो है पानी ही पानी था, लोग तकरीबन पानी के अंदर डूबे हुए थे। बच्चे अगर आप फुटेजें देखें तो उसमें जो अंडर पासिस थे लाहौर के, वो तमाम अंडर पासिस के अंदर पानी खड़ा था, वहां बच्चे नहा रहे हैं, डुबकियां लगा रहे हैं। करंट लगने से खंभों के अंदर करंट आ गए, अमवात भी हुई हैं। जो ये सांदा का इलाका शिबली टाउन है, वहां पर अब से कुछ देर पहले भी एक बिजली की तार टूटकर जो है वो घर के ऊपर गिरी है। वहां जो करंट लगने से 2 बंदे वो झुलस गए हैं। लेकिन ये दिन ब दिन जो सूरत हाल वो बेहतरी की तरफ जाने की बजाय अबतर से अबतर। मैं शायद रिजवी आपके पास आता हूं। असलम खान न्याजी साहब, हम बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं कि सरकार में और सरकारी मुलाजिम में क्या फर्क होता है। आप समझते हैं कि बीइंग असलम खान न्याजी साहब, मुझे बताया जा रहा है कि इस वक्त टेलीफोन लाइन पर हमारे साथ मौजूद नहीं है, उनसे दोबारा राब्ता कायम करने की कोशिश करेंगे। शायद रिजवी, मुझे ये बताइएगा कि हर साल ये दावे किए जाते हैं गवर्नमेंट की जानिब से कि हमने निकासी आपके निज़ाम को बेहतर बनाया है, ये दावे क्या होते हैं? आखिर वासा को किस तरह से स्टैंड बाय पर रखा जाता है? 2-4 पंप ले देते हैं, मोटर ले देते हैं, लक्ष्मी चौक पर खड़े हो जाते हैं, दूसरे एक चौक पर जाके खड़े हो जाते हैं, लॉन्ग बूट पहन लेते हैं, तस्वीरें खिंचवा लेते हैं, दैट्स ऑल। बिल्कुल यही बिल्कुल ऐसे ही हो रहा है कि तस्वीर खिंचवा ली, पंप दिखा दिए, ये कर दिया, वो कर दिया, सिर्फ वो यहीं तक है। वासा के पास जो पानी निकालने के लिए कोई अच्छे इक्विपमेंट जो है लेटेस्ट वो नहीं है।
वो कि अगर किसी जगह पानी खड़ा हो गया तो फौरी तौर पर ये कोई वासा काम वहाँ जाएं और वहाँ से ये कोई पंप है या कोई और इससे ज़्यादा लेटेस्ट मशीनरी है तो उससे फौरी तौर पर पानी जो है निकाला जाए, ताकि लोग जो फंसे हुए हैं, आज भी आपने देखा होगा कि लोग उसमें गाड़ियां फंसी हुई हैं पानी के अंदर, किसी की गाड़ी बंद हो गई है, किसी की मोटरसाइकिल बंद हो गई है, कोई वैन जो है सवारियों से भरी वहाँ वो भी बंद होगी, हालांकि वैन काफी ऊंची होती है, उसमें भी पानी चला शायद जरा यहाँ पर तवक्कुफ कीजिएगा। डीएमडी ऑपरेशंस वासा असलम खान न्याई साहब हमारे साथ मौजूद है। न्याई साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। ये बताइएगा कि हर साल वासा की जानिब से, पंजाब गवर्नमेंट की जानिब से ये दावे किए जाते हैं कि जनाब हमने इंतजामात मुकम्मल कर लिए हैं, हम स्टैंड बाय पर खड़े हैं, लेकिन जब बारिश होती है तो वो इंतजामात कहीं नजर क्यों नहीं आते न्याई साहब? ऐसा है कि लाहौर जो है ना एक प्लेन एरिया है, यहाँ पानी ग्रेविटी के साथ नहीं जाता, पानी को हमें पंप करना पड़ता है। जो मेजर डिस्पोजल है ना हमारे, वो दरिया रावी के साथ जो है ना बंदरों के साथ लगे हुए 13 मेजर डिस्पोजल है। पानी उधर जाता है, वहां पे फिर पंप होके रिवर रावी में हम फेंकते हैं, क्योंकि नेचुरल ग्रेडियंट नहीं है, ये पहाड़ी इलाका नहीं है, प्लेन एरिया है, पानी को धकेलना पड़ता है। इवन देन वासा लाहौर ने पिछले 2-3 साल में काफी इंप्रूवमेंट की है। मेजर पॉइंट जो हमारे तोड़ है वो 22 पॉइंट है, और हर पॉइंट पर लगे जाते हैं जहाँ पे अमला, स्टाफ, मशीनरी या किस्म की मौजूद होती है। बारिश के पानी, अगर बारिश 100 मिलीमीटर बारिश पड़ती तो पानी तो एक दफा रुकेगा, लेकिन आज हमने 2 से 3 घंटे में लगभग मेजर पॉइंट वो सारे क्लियर नहीं नहीं साहब, वो आप लोगों ने क्लियर नहीं किए, वो धूप ने क्लियर किए। धूप ने क्लियर किए? ये तो आपने अजीब सी बात बता दी। फिर तो आप कुछ भी पानी को नहीं बता दी, ये तो बड़ी बात है। ये तो सारी दुनिया को नया एक फार्मूला आ गया कि धूप से पानी उड़ जाता हवा में। नहीं नहीं सर, मुझे ये बताइएगा कि जब आप ये कहते हैं कि नेचुरल ग्रेडियंट नहीं है, ग्रेविटी हेल्प आउट नहीं करती है क्योंकि लाहौर एक प्लेन के ऊपर वाक़े है, तो इसका मतलब जो है वो शहरी आबादी जो है वो वासा के जो वर्कर्स हैं उनकी पंप से पानी निकालने की जो मेहनत है उसका इंतजार करेगी। एक प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम जिस तरह से अर्बन प्लानिंग में जो डिजाइन किया जाता है वो क्यों नहीं डिजाइन किया जाता? हर साल आर्जी इंतजामात क्यों नजर आते हैं? मुस्तकिल बुनियादों पर इस मसले को इंजीनियरिंग के जरिए क्यों नहीं हल किया जाता? ये मुश्किल, आपसे पहले आप लक्ष्मी चौक की मिसाल देंगे, अब वो पानी जो है 1.5 से 2 घंटे में, आज की जो बारिश हुई 2 घंटे में हमने पानी पंप आउट करके बाहर ड्रेन आउट कर दिया। इसी तरह चले जाए 3-4 घंटे में, वहाँ हमने एक अंडरग्राउंड 14 लाख गैलन का टैंक बनाया, पानी ऑटोमेटिकली वो उसमें चला गया। नहीं, वो ऑपरेशनल हो गया वो टैंक? नहीं साहब, वो टैंक ऑपरेशनल हो गया लॉरेंस रोड वाला? बिल्कुल हो गया जी, वो ऑपरेशनल है। इस पूरी बारिश में उसने फुल सपोर्ट किया है, और अब तक जितने भी नहीं साहब, अगर आप ये सारी बातें ठीक कर रहे हैं, इतना ही एफिशिएंटली काम किया गया है वासा की जानिब से, तो ये जो हमने लाहौर की सड़कें आज देखी, जो लोगों ने वीडियोस शेयर की, जो तस्वीर शेयर की, जिस तरह से करंट लगने से लोग जाबाग भी हुए, जिस तरह से लोग ट्रैफिक के अंदर स्टक भी हुए, पानी इतना ज्यादा ऊंचा आ गया, ये सारे मनाजिर किसी और शहर के थे? 2 घंटे अगर आप थोड़ी बारिश होती जाए, हो रही हो, तो थोड़ा टाइम चाहिए होता है, अटेंशन टाइम चाहिए होता है। उसके बाद 2 घंटे थे और उसके बाद लाहौर क्लियर कर देते हैं पॉइंट फला। अच्छा नहीं सर, मुझे ऑडियो का इशू आ रहा है, मैं कोशिश करूंगा कि आपके साथ दोबारा टेलीफोन लाइन पर राब्ता करूं। नाज़रीन, मुझे यहां पर एक ब्रेक लेनी है, और जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो न्याई साहब से और शाहिद रिजवी साहब से ये जानने की कोशिश करेंगे कि लाहौर शहर के अंदर ड्रेनेज सिस्टम को मुस्तकिल बुनियादों पर कैसे ठीक किया जा सकता है। इस पर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। लाहौर ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे लाहौर में निकासी आपके इंतजामात के हवाले से। हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर इस वक्त डीएमडी ऑपरेशंस वासा असलम खान न्याई साहब मौजूद है। न्याई साहब, हम हर साल वासा हुकाम से बात करते हैं, हर साल हम सरकारी लोगों से बात करते हैं, सियासतदानों से बात करते हैं। लाहौर शहर में चंद गिने चुने पॉइंट्स हैं जिन्हें हर साल वासा रिपीटेटिवली बताता है कि हम लोग यहाँ पर तैयार खड़े थे। बीइंग एन इंजीनियर, मुझे ये बताइएगा कि आप ऑपरेशंस के मामला देखते हैं, आपने ये बात भी बिल्कुल ठीक पिन
पॉइंट की कि लाहौर शहर में नेचुरल ग्रेडियंट नहीं है, ग्रेविटी की वजह से पानी ड्रेन आउट नहीं होता है, लेकिन ये जो नेचुरल ग्रेडियंट है ये बनाया भी तो जा सकता है ना। हर सड़क के किनारे अगर हम एक स्लोप ले आए और उस स्लोप के अंदर से पानी ड्रेन आउट करे, जैसे दुनिया के मुहज्जब ममालिक में और बड़े शहरों में ऐसा होता है, तो क्या ये नामुमकिन सी बात है न्याजी साहब? हर चीज मुमकिन हो सकती है, क्यों नहीं हो सकती। जैसे हमने अभी आपको मैंने मिसाल दी कि हमने ये यहाँ पे टैंक बनाया, रिजर्वायर बनाया, दुनिया में भी इस तरह बनते हैं। वो रिटेंशन पॉइंट से भी टैंक बनाते हैं, रिजर्वायर बनाते हैं ताकि पानी का जो है वो जो इनिशियल पास है वो हो जाए, उसके बाद तक जब बारिश खत्म हो जाए तो उसको ड्रेन आउट करके ठीक है। अगर हर्डल सिर्फ ये मुआशी मसला है, आप लोगों ने वासा में कोई ऐसी स्टडी करवाई है कि लाहौर शहर की जो मेजर आर्टरीज है जहां से पानी ड्रेन आउट करने की जरूरत है, अगर वहां पर इस तरह का ड्रेनेज सिस्टम बनाया जाए सड़क के किनारे ताकि पानी जमा ना हो, साथ वाली स्लोप से ऑटोमेटिकली निकल जाए, तो उस पर कितनी कॉस्ट आती है? ऐसी कोई स्टडी हुई है वासा में या पंजाब गवर्नमेंट के लेवल पे? बिल्कुल, वासा में अपनी मास्टर प्लानिंग जो है तैयार की हुई है, ऑलरेडी रेस्पाक से भी की है, बेलदौर से भी करवाई है, दो दफा हो चुकी है कि मास्टर प्लान हमारा मुकम्मल तैयार है। अच्छा, ये मास्टर प्लान तैयार है? हाँ जी तैयार है। और एक हमारा मेन प्रोजेक्ट जो सेंट्रल लाहौर के लिए जो टनल प्रोजेक्ट के पास काम हुआ जो PM, जिससे ये 15-16 पॉइंट है वो बिल्कुल बेहतर हो जाएंगे। और इस प्रोजेक्ट पे कितनी कॉस्ट आएगी मुतवक्का तौर पर नए सब अगर ये स्टार्ट होता है तो? वो ये जो प्रोजेक्ट है जो हम TBM जा रहे हैं, जो गुलशन अभी से स्टार्ट होगा और इसकी एक लैब जो है धोकर की तरफ जाएगी, दूसरी लैब जो है लालच कॉलोनी सेंट्रल लाहौर के एरिया कवर करती हुई जाएगी, 40 बिलियन कॉस्ट आएगी। ठीक है, ये टेक्निक से है आप कह रहे हैं 40 बिलियन, 40 अरब रुपए की लागत आएगी। बिल्कुल डेफिनेटली ये होगा, ये अंदर बोरिंग होगी और कोई ऊपर भी होगा, रोड के नीचे से सर्विंग करके हम निकल जाएंगे। तो नहीं साहब, आप क्योंकि ये बात तो आप पॉलिसी इशू है ना, इसके ऊपर तो आप बीइंग DMD वासा खुद से तो आप ये पैसे जनरेट नहीं कर सकते। जाहिर है सरकार जब तक ये पैसे एलोकेट नहीं करेगी तब तक एक प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम नहीं एग्जिस्ट करता। अब आप लोग जो काम करते हैं इन वासा, आप ये करते हैं कि आप सक्शन पंप्स के जरिए पानी निकालने की कोशिश करते हैं, मुख्तलिफ पॉइंट्स को क्लियर करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जो मेजर आर्टरीज तो क्लियर भी हो जाती है, लेकिन उसके अलावा जो सबब्स हैं वो चोक हो जाते हैं साहब। अगर 50 मिलीमीटर बारिश हो तो हमारा जो सिस्टम है उसको बहुत घंटे आधे घंटे में अकोमोडेट कर लेता है। अगर बारिश हो जाए 100 मिलीमीटर, वो भी 1 घंटे के अंदर या 1.5 घंटे के अंदर। अब सुबह बारिश 7:30-8 बजे शुरू हुई है और विदिन 100 मिलीमीटर, यहाँ तो दुनिया का सिस्टम भी हो जाता है, इवन अमेरिका हो वो भी जो हो जाएगा। इतनी हैवी बारिश कुदरत से मुकाबला नहीं साहब, आपने अमेरिका देखा है? वैसे हम देखते हैं आज तक मुश्किल है सर। मैंने इन गुनाहगार आंखों से देखा है सर, वहां 4-4 दिन तक मुसलसल बारिश होती रहती है, सड़कों पर पानी जमा नहीं होता क्योंकि उनका नेचुरल ड्रेनेज सिस्टम सड़कों के साइड से पानी को ड्रेन आउट कर देते हैं। नहीं साहब, आप एक बात सुने, आप वहाँ का जो बारिश का है हमारी तरह जो है ना क्लाउड बस्ट नहीं होती, जिस रेशो से यहाँ आता है उससे वहां की बारिश होती है। इस किस्म की बारिश को भी तो एक मतलब मूड होती है। नहीं साहब, नहीं साहब, आप वापस आ जाए। नहीं साहब, आप वापस आ जाए प्लीज, वासा पे आ जाए, लाहौर पे आ जाए, क्योंकि न्यूयॉर्क सिटी जो है अटलांटिक सिटी के अटलांटिक ओशन के किनारे वाक़ है, जो लॉस एंजलिस है पैसिफिक ओशन के किनारे वाक़ है, जो टैलाहैसी है वो गल्फ ऑफ मैक्सिको के किनारे वाक़ है। वहां पे इतनी बारिश होती है जो पाकिस्तानियों ने शायद सारी जिंदगी में ना देखी हो, जो वहां पर कुछ दिनों में बारिश रिकॉर्ड की जाती है। अगर हम सिर्फ पाकिस्तान की बात करें तो लाहौर शहर के अंदर, अब ये तनकीद आपके ऊपर नहीं है, हम ये बात बड़े अच्छे तरीके से समझते हैं कि वासा को जितने फंड्स एलोकेट किए जाएंगे आप उसके मुताबिक ही काम करेंगे ना। नहीं साहब, मुझे ये बताइएगा कि ये जो टेक्निक आप इस्तेमाल करते हैं सक्शन पंप्स के जरिए मुख्तलिफ पॉइंट्स को क्लियर करने की, आप लोगों को मजीद पंप्स दरकार हैं लाहौर शहर में ज्यादा बेहतर अरेंजमेंट्स के लिए? ऐसा है कि ये पंप नहीं है, हमारा ग्राउंड सिस्टम बचा हुआ है, इसलिए 100 पंप बराबर पानी लेके जा रहा हूँ मैं। ठीक है। अब उस नेटवर्क को यहाँ से अगर 20 उसने किसी वेलोसिटी से ट्रैवल करना है
दरिया तक पहुंचाने के लिए टाइम चाहिए, एक सर्टेन वेलोसिटी पर वो सीवर डिजाइन होता है। वो वेलोसिटी या प्रेशर कितना होता है सर? वो वेलोसिटी और प्रेशर कितना होता है, और वो जो वेलोसिटी और प्रेशर है पानी का ड्रेन आउट होने का, क्या वो कूड़े करकट से और ज्यादा जो इस तरह की चीजें हैं उससे मुतासिर होता है ना सर? नो डाउट। आप देखे ना, आप अमेरिका की बात करें, वहां तो यूजर पानी, अगर सीवर का पानी देखते हैं तो आप पानी देखा तो फर्क ही नहीं आता। बिल्कुल ठीक बात है, बिल्कुल ठीक बात है। बिस्तरे, रजाइयाँ, सारा में जाता है, हमारे सीवर्स में जाता है या हमारी ओपन ड्रेन्स में जाता अच्छा है। ठीक। नहीं सब एक बात बताइएगा कि हर साल आप लोगों को खासतौर पर रेन इमरजेंसी के लिए वासा को कितने फंड्स एलोकेट होते हैं कि जनाब ये आपका बजट है, इसमें आपने काम करना है और लाहौर शहर को आपने साफ रखने की कोशिश करनी है साहब? हमारे हर साल 50 बिलियन 500 बिलियन करीब होता है बजट। ये यानी हर साल पंजाब गवर्नमेंट 50 करोड़ रुपए आपको देती है कि आपने पानी निकालना है, और अगर उसकी जगह ठीक है, अगर उसकी जगह हर साल 50 करोड़ रुपए की जगह एक ही दफा 40 अरब रुपए लगा दिए जाएं, तो मुझे जरा गाइड कीजिएगा, तो ये जो ड्रेनेज का मसला है बहुत ज्यादा हद तक हल हो जाएगा ना साहब? हल कर रहे हैं, मसला बार हल हो रहा है, बता रहा है अब हो जाएगा तो पॉइंट खत्म हो जाएंगे। अभी हमने 1.5 करोड़ से हमने वो टैंक बनाया, मसला हल हो गया। एक और पॉइंट है, उस पर भी काम हो रहा है। ये जो टैंक आपने बनाया है नाई साहब, मैं ये समझने की कोशिश कर रहा हूं कि एक पर्टिकुलर एरिया में चले बारिश का पानी सीप इन कर गया, आपने वो पानी हॉर्टिकल्चर के लिए भी इस्तेमाल कर लिया, लेकिन लाहौर शहर इतना बड़ा है कि इस शहर को इस जैसे दर्जनों टैंक्स दरकार होंगे इस शहर को क्लियर करने के लिए नाई साहब। आप हर जगह ये मसला इससे होगा, हर जगह ये सोल्यूशन नहीं होगा। अकॉर्डिंग टू साइड कंडीशन सोल्यूशन, मैंने जैसे आपको ये बताया कि 15 पॉइंट जो है के लिए हम एक TBM का प्रोजेक्ट हो जाएगा, 15 पॉइंट से एलिमिनेट हो जाएंगे। 4 पॉइंट इस साल हम एलिमिनेट करने जाएंगे, 2 हमें उसके फंड दे दिए हैं, एलडीए फंड दे रहा है, 2 हम शेरावाला गेट और ताजपुरा वो अब हम करने जा रहे हैं। इससे 2 पॉइंट काम हो रहा है, सुल्तान अहमद रोड पिछ रहा है, और ये एक ही जो हमने अटेंड कर लिया। ये बड़ी अहम बात है नईर साहब कि ये सिर्फ और सिर्फ वासा का ऑपरेशन नहीं है शायद रिजवी, इसके अंदर जो मुख्तलिफ महकमे हैं जिसके अंदर एलडीए इन्वॉल्व है, जो टाउन प्लानिंग का महकमा, ठीक है, उसके अलावा ठीक है एलडीए का ये लोग तो हिस्सा है, उसके अलावा जो दीगर सरकारी इदारे हैं, क्योंकि वहां पर मुख्तलिफ इंस्टॉलेशंस हुई होती हैं, टेलीफोन की केबल बिछी होती है, बिजली की तार बिछी होती है, तो एक कोऑर्डिनेटेड एफर्ट की जरूरत है कि इस चीज को पॉइंट आउट किया जाए शायद रिजवी साहब कि कहां पर ड्रेनेज सिस्टम बनाने की जरूरत है, कहां पर तारों को हमने नहीं छेड़ना। बिल्कुल वैसे आपने ठीक नहीं सर एक सेकंड, मैं ये रिजवी साहब से के पास आया था। जी रिजवी साहब। बिल्कुल वैसे आपने ठीक कहा कि ये किसी एक महकमे का काम नहीं है, इसमें मुख्तलिफ जो महकमे इन्वॉल्व हैं, जैसे लेस्को है, वापडा, PTCL हुकाम है, इसी तरह और जो दूसरे इदारे हैं, उनको ये मिल बैठ के आपस में एक मशवरा करना पड़ेगा कि ये जो अगर बारिश होती है, ये रोड्स पे कहाँ कहाँ ड्रेनेज सिस्टम बनाना चाहिए कोई, ताकि ये जब भी बारिश हो लाहौर शहर में तो पानी रोड के ऊपर खड़ा ना हो। आपने बड़ी अच्छी बातें की कि हमें ये एक ही दफ़ा 40 अरब रुपया दे देना चाहिए, ताकि हम इसको लगाकर जो कतरा कतरा करके हम हुकूमत से मांगते हैं कि अब हमें इतना दे, अब हमें इतना दे, उससे कुछ भी नहीं होता। हम बजाय आगे जाने से पीछे आ जाते हैं, वापस आ जाते हैं। शायद ये कभी हम आगे जाने ही नहीं चाहेंगे। ये दूसरे लफ्ज़ों में हम ये कह लें कि जो ये लोग हैं इनको चाहिए कि हुकूमत से डिमांड करें, या हुकूमत को खुद चाहिए तो वो फ्यूचर में प्लानिंग करे कि लाहौर शहर को अगर हमने पानी से अगर एक ही दफा मसला हल हो गया शायद रिजवी साहब, तो वो जो ब्यूरोक्रेसी है जो तनख्वाह लेती है हर महीने इस बात की कि उसने मसाइल की निशानदही करनी है, तो वो क्या करेगी फिर बात वहीं पे वैसे आती है कि माफिया जो बैठे हैं ना, हर जगह हर इदारे में माफिया बैठा है, वो काम को बनने नहीं देता, मजीद उसको उलझाता है। एक अजब पानी लाहौर शहर में अगर खड़ा है, तो जैसे इन्होंने DMD साहब ने बात की कि 2-3 सालों में बेहतरी आई है, तो क्या जो पिछली हुकूमतें थी उनके दौर में बेहतरी नहीं आई थी? वज़ीर पंजाब जब शहबाज शरीफ थे, नून लीग की हुकूमत, इस किस्म की अगर बारिश होती थी तो वो बड़े लॉन्ग शूज पहन बड़े मशहूर थे वो लॉन्ग शूज, वो सड़क पे आ जाते थे, खुद खड़े होकर वाइपर मार रहे हैं, ये रोड पे बता रहे हैं, गाइडलाइन दे रहे हैं अपने अमले को कि मैं खुद आ गया मैदान में, मैं पानी यूं निकाल रहा हूँ, वहां से निकाल रहा हूँ। तो आज जब बारिश हुई है, जैसे ये फरमा रहे हैं कि सुबह 8 बजे बारिश हुई है, 8 बजे से पहले की बारिश शुरू हुई थी और बड़ी ठीक ठाक बारिश हुई है,
मुख्तलिफ इलाकों में जो बारिश रिकॉर्ड की गई, 103 मिलीमीटर तक लाहौर शहर में बारिश रिकॉर्ड की गई है, कहीं 47 अच्छा मिलीमीटर। ऋषि साहब जरा तवक्कुफ कीजिएगा, नए साहब मुझे बताइएगा कि जब हर साल जुलाई अगस्त के महीने में लाहौर को इस मानसून का सामना करना पड़ता है, तो जो हमारा तेजी से खत्म होता हुआ, कम होता हुआ अंडरग्राउंड वाटर लेवल है, उसके ऊपर कोई पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है? मौसम में फर्क पड़ता है, एक्वाफर में रिचार्जिंग होती है, पानी जो जमीन में जाता है या डूंगी ग्राउंड जो है वहां जाता है, वो आके जमीन में पेनिट्रेट जाता है, तो एक्वाफर पे फर्क पड़ता है, रिचार्ज होती है। यानी जो इस वक्त एवरेज और इन एवरेज नाइजर लाहौर के अंदर अंडरग्राउंड वाटर लेवल क्या है? अंडरग्राउंड 150 फुट तक एवरेज है हमारा। और इस मानसून के बाद इस पे कितना असर पड़ता है? कुछ 5-6 इंच का इजाफा हो जाता है, लेकिन हम एक्सपेक्शन इतनी कर रहे हैं कि वो मतलब ऐसे 12 ट्यूबवेल गए हुए, 95 के करीब हमारे ट्यूबवेल है, इतने ही प्राइवेट सोसाइटी के। तो इसका मतलब ये हुआ नए साहब कि अगले 20-30 सालों में लाहौर शहर के जो बासी हैं वो पीने के पानी से महरूम हो जाएंगे। नहीं, उसके लिए हमने प्लानिंग की हुई है ऑलरेडी। उसके लिए हम सरफेस वाटर, लाहौर ऐसा लकी शहर है, यहाँ पे ग्राउंड वाटर भी अल्लाह ताला ने दिया हुआ है और उसके बाद आपको सरफेस वाटर भी मौजूद है। दुनिया के 70% ममालिक जो है वो सरफेस वाटर यूज करते हैं। अब हम जो है सरफेस वाटर का हमारा सरफेस वाटर के रिजर्वायर्स, सरफेस वाटर के जो रिजर्वायर्स हैं उससे मुराद आपकी कौन कौन से रिजर्वायर्स हैं? ये दरिया का पानी जो है, बीआरबी का पानी है, इसको हम ट्रीट करेंगे और उसमें अभी हमने 100% का मनसूबा अप्रूव हुआ है। उसकी वजह से 50 ट्यूबवेल हम बंद कर देंगे तो वो पानी बचेगा। फिर हमने ट्यूबवेलों की टाइमिंग जो है वो एडजस्ट की है। पहले तो 18 घंटे चलते थे, आम बंदे की जरूरत तो है 6 घंटे पानी, हम 10 घंटे पे नहीं सर, हमने तो पढ़ा था कि जो बीआरबी नहर है वो पाकिस्तान की एक लाइन ऑफ डिफेंस है और उसके अंदर एक सर्टेन वाटर लेवल हर कीमत पर होना चाहिए और वो वाटर तो हम इस्तेमाल नहीं कर सकते। और जो पानी बीआरबी से निकलकर लाहौर केनाल के अंदर आता है वो तो शायद उसके अंदर दुनिया के ऐसे जरासीम हैं जो अभी साइंसदानों ने दरियाफ्त भी नहीं किए। आपको ये बता दूं कि वो पानी कहीं खड़ा नहीं हुआ, वो पानी बह रहा है, फ्लो कर रहा है। ठीक है, तो याद आता है कई बीआरबी में रुका हुआ है पानी, वो तो फ्लो कर रहा है, जा रहा है। उसमें से पानी हम लेंगे 100 क्यूसेक, वो अगर वो 1000 क्यूसेक पानी लेके जा रही है, 2000 क्यूसेक, तो हम तो 100 क्यूसेक ले रहे हैं और वो पानी उसको वापस ट्रीट करके वापस नहर के हवाले से। और ये ट्रीटमेंट प्लांट्स कहाँ लगेंगे न्याय साहब? ये बीआरबी के पास जाके वहां पे ये जाए ना, अब बीआरबी साइफन के पास जो जमीन हायर की है वहां पे लगेंगे और ये बिल्कुल इससे ड्रिंकेबल बन जाएगा, ये पानी पीने के काबिल होगा। 100% पूरा पाकिस्तान पी रहा है, ये पूरा पाकिस्तान पे चले जाए सरफेस वाटर पी रहा है। सबका इस्तेमाल कराची है, ड्रिंकिंग सरफेस वाटर। और इसी वजह से शायद पाकिस्तान में हर चौथा बंदा हेपेटाइटिस का मरीज भी है। बहुत बहुत शुक्रिया न्याई साहब, आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया, हमें आपने ज्वाइन किया। नाज़रीन, इस वक्त सूरत हाल ये है कि लाहौर शहर के अंदर जो ड्रेनेज का प्रॉब्लम है वो हर साल गवर्नमेंट के दावों के बावजूद भी मुस्तकिल बुनियादों पर हल होता नजर नहीं आता। मुझे यहाँ पर एक ब्रेक लेनी है, स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे लाहौर में निकासी आपके इंतजामात के हवाले से। आज इस लिहाज से भी लाहौर के शहरियों के लिए बल्कि पंजाब के शहरियों के लिए एक तारीख साज दिन है कि एक बड़े अरसे के बाद लॉकडाउन की जो पाबंदियां हैं वो मुकम्मल तौर पर ख़त्म हुई हैं। सिर्फ इस वक्त जो पंजाब के शहरी हैं शादी हॉल्स में जाकर शादी नहीं कर सकते और अपने बच्चों को तालीमी इदारों में नहीं भेज सकते, उसके अलावा तमाम मामूलात ज़िंदगी जो हैं वो बहाल हो गए हैं। लेकिन क्या वाकई कोरोना का खतरा टल चुका है? क्या वाकई अब शहरियों को एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की ज़रूरत नहीं है? क्योंकि हमने देखा कि मई के आखिर में ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट की जानिब से इस बात का ऐलान किया गया था कि वहां पर कोरोना की वबा पर काबू पा लिया गया है, लेकिन हमने देखा कि एक मरतबा फिर से सेकेंड वेव ने रुख किया ऑस्ट्रेलिया का और अब वहां रात का कर्फ्यू नाफिज करना पड़ा है हुकूमत को और रोज मेलबर्न के अंदर 300 से ज्यादा केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं। और अगर हम लाहौर शहर की बात करें तो 117 केसेस यहां से भी रिपोर्ट हुए हैं और ये 100 से ज्यादा तादाद हो गई है। बड़ी ईद के बाद बड़ी ईद तक ये तादाद रोज 100 केसेस से कम थी लाहौर शहर में। क्या लाहौर शहर और पंजाब में भी सेकेंड वेव आ सकती है अगर हमने एहतियाती तदाबीर ना की? इस पर हम बात करेंगे। मेरे साथ स्टूडियोज पे मौजूद हैं मियां नवीद साहब, डिप्टी ब्यूरो चीफ हैं लाहौर रंग के। नवीद, हमेशा की तरह बहुत बहुत शुक्रिया अपना वक्त देने के लिए। ये बताइएगा कि क्या कोरोना की जानिब से हुकूमत आहिस्ता आहिस्ता बेफिक्र होती जा रही है? जी वैसे बिल्कुल, चूंकि एक तो ये है कि जो एक पहले रश था अस्पतालों में 2-2, 3-3 पेशेंट कोरोना के और जो भी मरीज़ आ रहा है तो वो उसमें
जो है कोरोना की अलामात थी। अब जो सूरत हाल वो डिफरेंट है, उससे काफ़ी हद तक जो है वो कहा यह जा सकता है कि उस उतनी तादाद में मरीज़ नहीं आ रहे। लेकिन फिर भी अगर हम 2 दिन का अगर कुछ डाटा आप देखें तो मरीज़ आ रहे हैं। जिस तरह अगर आज की बात करें तो 41 है लाहौर में और पंजाब में 117 है। इसी तरह कल की अगर बात करें तो 137 थे और आज इसी तरह लाहौर की कल की बात करें तो 49 थे। पेशेंट तो आ रहे हैं। और अगर सेकंड वेव की बात करें तो ये भी जितने भी मैंने डॉक्टर्स से जितने भी जो डॉक्टर्स हैं जो इस अच्छा नवीद, मैं वापस आपके पास आता हूं। डॉक्टर असद असलम हमारे साथ मौजूद है, चीफ एग्जीक्यूटिव हैं मियां हॉस्पिटल के और कोरोना एडवाइजरी ग्रुप को भी देखते हैं। डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। साइंटिफिक बुनियादों पर क्या वजह है पाकिस्तान में कम कोरोना केसेस रिपोर्ट होने की? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं तो जी 2 चीज़ों को क्रेडिट दूंगा कि जिसकी वजह से केसेस कम सामने आ रही हैं। एक तो इफेक्टिव लॉकडाउन, और जो हमने सुबह 9 से सुबह 7 बजे तक परमिशन दी दुकानों की, मार्केट वगैरह की, और वीकेंड पर बिल्कुल बंद रखे जो शॉपिंग एरियाज हैं, स्कूल तालीमी इदारे भी बंद रखे, शादी हॉल रेस्टोरेंट वगैरह बिल्कुल मुकम्मल तौर पर बंद रखे, और किसी हद तक 30-40% लोगों ने SOPs पर भी अमल किया। क्योंकि मीडिया की इतनी स्ट्रॉन्ग कैंपेन थी SOPs के ऊपर, तो मैंने देखा कि कम से कम 35-40% लोगों ने जरूर इस पर अमल किया है, और इन दोनों चीजों का काफी असर हुआ है, जिसकी वजह से हमारे केसेस काफी तादाद में काफी तेजी से कमी आई जून के बाद। नहीं डॉक्टर साहब, ये बताइएगा कि क्या किसी सेकंड वेव का भी इम्कान है कोरोना वायरस की, जबकि हम देख रहे हैं कि तमाम बाजार, मार्केट्स, दुकानें, जिम्स, ब्यूटी पार्लर सब कुछ खुल चुका है? बिल्कुल सेकंड वेव देखें, जो चीजें भी लॉकडाउन खत्म की है, जिंदगी को लॉकडाउन से, कोरोना से पहले वाली स्टेज पर लेके आए हैं, मासिवाए शादी घरों के और तालीमी इदारों के, लेकिन हर एक के साथ शर्त आयद की गई है कि सब्जेक्ट टू ऑब्जर्वेशन ऑफ SOPs। हर जितने भी गाइडलाइन रेस्टोरेंट के लिए, जिन जिन जगहों के लिए भी, थिएटर के लिए दी गई है, उस पर थोड़ा क्लियर लिखा है कि सब्जेक्ट टू ऑब्जर्वेशन ऑफ। लेकिन इन SOPs पर अमल दरामद नहीं हो रहा डॉक्टर साहब। अगर SOPs पर अमल दरामद ना किया लोगों ने, तो यकीन माने हम एक और वेव देख सकते हैं। हम तीन मौके पर वेव एक्सपेक्ट कर रहे हैं। एक तो जो ईद उल अजहा पर, वो अल्लाह का शुक्र है कि वो नहीं आई, लॉकडाउन का क्रेडिट जाता है, SOPs पर क्रेडिट जाता है। दूसरा, हम मुहर्रम हराम को हम सोचते हैं कि नहीं डॉक्टर साहब, जरा ये थोड़ा बड़ा बारीक सा फर्क है कि SOPs पर अमल दरामद करना क्या लोगों की जिम्मेदारी है या SOPs पर अमल दरामद करवाना हुकूमत की जिम्मेदारी है? देखें जी, मैं तो एक लफ्ज पर बड़ा कायल हूं कि सेल्फ लॉकडाउन, कि हर शख्स को सेल्फ लॉकडाउन पर जाना पड़ेगा, और उसमें मास्क, बार बार हाथ धोना और सोशल डिस्टेंसिंग, इसको ऑब्जर्व करना पड़ेगा। देखिए, हर शख्स के साथ हुकूमत पे पुलिस वाला या कोई और सिक्योरिटी वाला नहीं खड़ा कर सकती। हम आपको रिक्वेस्ट कर सकते हैं, आपकी बड़ी इफेक्टिव कैंपेन होती है, लोग सुनते हैं आप लोगों को, आपको फॉर्मल करते हैं। ये नामुमकिन है कि हम हर शख्स के साथ एक सिक्योरिटी वाला खड़ा कर दे कि आपने SOPs पर अमल करना। ठीक बात है, ठीक ये बात। लोगों को खुद करना पड़ेगा। तो मुझे मियां नवीद आप बताइएगा कि अब जबकि मामूलाते जिंदगी बहाल होना शुरू हुए हैं, कोरोना केसेस भी कम हो रहे हैं, ऐसी भी इत्तलात है कि लाहौर शहर के अंदर एक मरतबा फिर जो कोरोना केसेस हैं, डेली जो एवरेज है 100 से क्रॉस कर गई है। देखिए, अभी जो आ रहे हैं केसेस वो लाहौर में 100 से क्रॉस 1-2 दिन में तकरीबन 1 या 2 दिन में इजाफा हुआ है। 1-2 दिन में देखा जा सकता है कि ये हुआ है, लेकिन बाकी जो 49, 60, 52 इस तरह के केसेस अभी भी आ रहे हैं। तो ये केसेस कम तादाद में हुए हैं, लेकिन अभी ये भी देखना होगा कि टेस्ट कितने किए जा रहे हैं लोगों को, चूँकि लोग पहले बहुत ज़्यादा वैसे ही जो है डरे हुए थे, और जो है वो टेस्ट हर बंदा करवाना चाहता था। हल्का सा उसको सांस का मसला हो जाए, खांसी हुई तो वो टेस्ट करवाने दौड़ पड़ता था। अब ऐसा नहीं है, अवेयरनेस भी लोगों को मिली है। और साथ ये है कि जिस तरह अभी प्रोफेसर असद असलम साहब ने कहा है कि ये वो समझते हैं कि लॉकडाउन था उसकी वजह से ऐसा, अगर वो कहते हैं तो वो ये मुझे ये बताएं कि इनकी जो वज़ीर सेहत पंजाब थी वो तो जो लाहौरियों को जो अल्फाज इस्तेमाल कर चुकी थी, और हमेशा ये तमाम जितने भी डॉक्टर्स ये सारे कहते रहे हैं जी कि जो है वो पब्लिक ने बिल्कुल अवेयरनेस, पब्लिक ने SOP के ऊपर अमल दरामद नहीं किया। तो इनमें से ये बड़ा अहम नुकता है। डॉक्टर असद असलम साहब, आपको आवाज़ आ रही है मेरी?
के 35 और 40% का लफ्ज इस्तेमाल किया था। जी 35 से 40% लोगों ने SOP अमल किया है, मेजोरिटी ने नहीं अच्छा किया। डॉक्टर साहब एक शख्स जो है जो कोरोना वायरस से इन्फेक्टेड है वो कितने लोगों के अंदर वायरस खामोशी से ट्रांसफर कर सकता है अगर वो एसिम्प्टोमेटिक रहता है? 5 से 10 लोगों को। तो अगर लाहौर शहर की 60% पॉपुलेशन 5 से 10 लोगों को इफेक्ट करेगी तो ये तादाद मिलियंस में जाती है डॉक्टर साहब। देखिए वो अगर हम टेस्ट करें, अगर लोग टेस्ट कराएं, लोग खुद ही टेस्ट कराने के लिए अब नहीं आ रहे। हमारे पास उतनी कैपेसिटी जितनी पहले थी उतनी मौजूद है। लेकिन आप लोगों ने इस दौरान वो रैंडम सैंपलिंग भी तो शुरू की थी ना, वो भी खत्म कर दी? जी रैंडम सैंपलिंग शुरू की थी लेकिन फिर बंद कर दी, क्योंकि बाद में फिर फ्लाइट ऑपरेशन शुरू हो गए, उस तरफ डाइवर्ट हो गए कि उनको बड़ी तादाद में तकरीबन 300-350 लोगों को एक फ्लाइट पर हमें टेस्ट करने पड़ रहे थे। जब भी फ्लाइट एक लाए रात को वक्त एक फ्लाइट आती थी, जब 2-3 आते थे उनको भी हमें सबके सैंपल उस वक्त एयरपोर्ट पर लेने पड़ गए। अच्छा वो एक्सपो सेंटर वाला जो ऑपरेशन था आप लोगों ने बंद कर दिए? नहीं, एक्सपो सेंटर कैसे है कि देखें 280 बेड्स का हाई डिपेंडेंसी यूनिट विद सेंट्रल ऑक्सीजन सप्लाई, ठीक है, बिल्कुल हाई अलर्ट पर हम मौजूद हैं। हमारा ट्रायल वहाँ पर चल रहा है, लोग अपने टेस्ट कराने भी आते हैं वहाँ पर, और क्या नाम है वो 24 आवर्स चलता है, दिन रात चलता है। और इस वक्त वो जो एक्सपो सेंटर वाला आप लोगों का यूनिट है वहां पर कितने मरीज एडमिटेड है डॉक्टर साहब? नहीं, इस वक्त हमारे पास देखें, इस वक्त पूरे लाहौर में टोटल 68 मरीज दाखिल हैं लाहौर के 31 अस्पतालों में, 68 जिनमें 12 सरकारी और 19 प्राइवेट हॉस्पिटल में ये बड़ी हौसला अफजा फिगर है डॉक्टर साहब। लेकिन मैं ये जानना चाह रहा था कि कुछ अर्सा पहले मियां नवीद ने ही खबर ब्रेक की थी कि जो एक्सपो सेंटर में आप लोगों का मरकज है जहां पर आप कोरोना पेशेंट्स को ट्रीट कर रहे हैं, वहां से किस तरह से मैनेजमेंट हो रही है, किस तरह से पेशेंट्स को ट्रीट किया जा रहा है, किस तरह से वॉशरूम्स की हालत खराब है, वो जो तमाम मामला थे वो आहिस्ता आहिस्ता बेहतरी की जानिब गए। अल्लाह का शुक्र है कि हालात बहुत बेहतर हो गए थे। हमने जो इस वक्त बेसिकली जो एक्सपो सेंटर था वो था एसिम्प्टोमेटिक या माइल्ड पेशेंट के लिए। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह कोई भी पेशेंट इस वक्त लाहौर में पूरे किसी भी अस्पताल में एसिम्प्टोमेटिक माइल्ड दाखिल नहीं है। जितने ये 70 मरीज मैंने आपको बताए, 68 मरीज, ये वो है जो हाई डिपेंडेंसी। ये तो बड़ी हौसला अफजा फिगर है। लेकिन मियां नवीद, कुछ लोग ये भी जानना चाहते हैं कि जो एक्सपो सेंटर के अंदर इन्होंने बनाया था कोरोना को ट्रीट करने का सेंटर, क्या वहां पर जो इक्विपमेंट इंस्टॉल किया गया था उसके कोई बाकायदा टेंडर्स वगैरह इशू हुए थे या बल्क में अचानक से बाइंग कर ली गई थी? देखिए मेरा ख्याल ये तो चीफ एग्जीक्यूटिव प्रोफेसर असद असलम ही थे, हेड थे उनके, और मेरा ख्याल है कि इमरजेंसी में तो इनको जो है वो टेंडर वगैरह करने की जरूरत नहीं होती। इन्होंने टेंडर किए हमने बिल्कुल, उस पर ये होता है कि हमने बिल्कुल ट्रांसपेरेंट तरीके से उनको एडवर्टाइज। लेकिन डॉक्टर साहब एक मसला वहां पर तो आ रहा है ना अभी तक, जो एक्सपो सेंटर इंतजामिया की जानिब से जो क्लेम किया जा रहा है कि इतने पैसे हमें दें, और उसके बाद महकमा सेहत पंजाब की जानिब से, बल्कि पंजाब हुकूमत ने फेडरल हुकूमत को लिख दिया कि हमने इनको ये पैसे नहीं देने। वो अभी तक ये मामला तो यूं का त्यों है कि वो अभी भी अपने मौके पर कायम है कि जी हमारे इतने पैसे यूटिलिटी लॉस के हवाले से और दीगर वो सारे वो काफी करोड़ों के हिसाब से। जी डॉक्टर साहब, देखिए मेरा ख्याल है जब ऑर्डिनेंस आया था कोरोना का, उसमें एक बड़ी वाज़ेह शिक थी कि हुकूमत कोई भी जगह अक्वायर कर सकती है फॉर पेशेंट। तो ऐसी सूरत में फिर वो हुकूमत की ही प्रॉपर्टी हो जाती है, और जब भी एक्सपो सेंटर हुकूमत का ही है तो प्राइवेट सेक्टर का नहीं है, उसको हुकूमत ही रन करती है। तो कोई भी मतलब मेरा घर भी हुकूमत अक्वायर कर सकती है अगर उनको जरूरत हो किसी मरीज को देने के लिए उस ऑर्डिनेंस के तहत। तो इंतजामिया ने फिर एक्सपो सेंटर, इंतजामिया क्यों इस बात पर बेज़ेद है कि जी उनको पैसे दिए जाएं? जी वो मैं कहा सेटल हो गया मामला। नहीं डॉक्टर साहब, अभी फेडरल हुकूमत को लिखा है, सेटल नहीं हुआ। वो आप बकायदा उसकी जो है वो वज़ीर सेहत पंजाब ने उसमें भी बताया था, मेरे नॉलेज में है, प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया था कि जी फेडरल हुकूमत को लिखा है हमने। फेडरल हुकूमत इंशाल्लाह इसको सेटल कर लेगी, क्योंकि पैसा हुकूमत से हुकूमत में ही जाना है। अच्छा डॉक्टर साहब, आप क्या समझते हैं कि अब लोगों को क्या मजीद एहतियातें अपनाने की जरूरत है, क्योंकि लोग नफ्सियाती तौर पर भी इस सारी वबा के बाद इतने ज्यादा तंग आ चुके हैं कि अचानक से वो पाबंदियां तोड़कर एक दूसरे में घुलने मिलने की कोशिशें करते हैं। मैंने खुद 2-3 मार्केट्स विजिट की और मुझे कहीं भी लोग उन SOPs पर अमल दरामद करते नजर नहीं आए। पहले मार्केट में अगर 10 लोग मास्क के साथ नजर आते थे एक दुकान के गिर्द, तो अब वो 2 लोग नजर आते हैं। डॉक्टर साहब
देखिए, 4 चीजें लोगों को दिसंबर तक अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लेनी चाहिए। एक, मास्क को अपने ड्रेस का हिस्सा, बार बार अपने हाथ धोएं, सोशल डिस्टेंसिंग। ये 3 चीजें ऐसी हैं कि जो लोग समझ लें कि उन्होंने दिसंबर 2020 तक सिर्फ इन्हीं 3 चीजों पर अच्छा अमल डॉक्टर करना साहब, है। जो बंदा कोरोना से रिकवर हो गया हो उसे भी मास्क की जरूरत होती है? मैं तो कहता हूँ बिल्कुल होती है। देखें, इस डिजीज का अभी कोई पैटर्न आपको किसी जगह दुनिया के किसी हिस्से में वाज़ेह तौर पर नहीं मिलेगा कि ये डिजीज किस रुख जा रही है। आया इसके रिलैप्स हो रहे हैं या नहीं हो रहे। इसलिए अगर मुझे कोविड हुआ है तो मैं अपने आप को उसी तरह एहतियाती तदाबीर। अच्छा डॉक्टर साहब, एक और जो बड़ा अहम बर्निंग मामला है और पेरेंट्स खास तौर पर बहुत कंसर्न्ड हैं कि गवर्नमेंट की जानिब से टेंटेटिवली ये कहा जा रहा है कि 15 सितंबर से स्कूल्स खोले जाएंगे, भले वो एसओपीज के तहत खोले जाएं। अब नन्हे बच्चों से तो हम उस तरह से एसओपीज पर अमल दरामद करवा भी नहीं सकते, तो अगर 15 सितंबर को इसी पैटर्न के मुताबिक स्कूल खोले जाते हैं तो क्या बच्चों को स्कूल्स में भेजना सेफ होगा? देखें, 21 अगस्त से लेके और 30 अगस्त तक मुहर्रमुल हराम है, और ये 10 ऐसे दिन हैं जिसमें लोग साथ साथ भी बैठेंगे और लंबे लंबे ड्यूरेशन के लिए बैठेंगे। मजालिस आपको पता है काफी देर देर तक चलती हैं। हम एक्सपेक्ट करते हैं कि 26 अगस्त से लेके 15 सितंबर तक खुदा न खाता कोई वेव आई तो 26 अगस्त से लेके 14 सितंबर 15 सितंबर तक तो हम इस डिजास्टर का इंतजार कर रहे हैं? नहीं, मैं बता रहा हूँ कि 15 सितंबर तक। इसीलिए कहा है कि मजालिस में भी लोगों से दरख्वास्त की है कि एसओपीज पर अमल करें। 15 सितंबर का डेट इसलिए दिया मेरे हिसाब से, उस वक्त तक हम इंशाल्लाह काफी हद तक सेफ हो जाएंगे। अल्लाह इंशाल्लाह ऐसा वक्त नहीं आएगा कि हमें मुहर्रम की वजह से लोगों के साथ बैठने की वजह से एक और वेव देखनी। अगर आई तो 26 अगस्त से लेके 14 सितंबर तक आएगी। और वैसे भी अगर कोई नई वेव आती है तो फिर उसमें वो मोटरसाइकिलें भी इस्तेमाल हो जाएंगी जिनको आपने एक्सपोज किया था, जो कि मोटरसाइकिलों का ये हुआ है कि उन्होंने जो कोरोना के लिए वो जो पीछे डब्बे लगाए थे वो तार दिए हैं, और नोटिस ये हुआ कि जी उसके ऊपर वो वैसे ही खड़े हैं। नहीं, वो सारा इशू था क्या? वो इशू ये था कि जी वो कोरोना की अवेयरनेस के लिए वो बुनियादी तौर पर वो मोटरसाइकिलें वैक्सीनेटर्स के लिए खरीदी थी। वैक्सीनेटर्स अभी भर्ती नहीं हुए थे और वो खरीद पहले ली थी। इन्होंने कहा यहाँ पे खड़ी हैं तो चलो इसको इस्तेमाल करते हैं, तो इन्होंने उसके ऊपर जो है वो पूरा एक सिस्टम लगा के और वो डब्बे शब्बे और पूरा माइक उसके ऊपर लगा के ये लोग जाएंगे गलियों में और लोगों को कोरोना अवेयरनेस देंगे। लेकिन वो बदकिस्मती से अवेयरनेस तो नहीं दी गई, लेकिन वो लगे ही रह गए। उसके बाद जब हमने खबरें चलाई हैं कि जी ये इतनी महंगे मोटरसाइकिल और नए मोटरसाइकिल वहाँ पे खड़े और उनको डॉक्टर असद असलम, ये इशू आपके अंडर वो ऐसे था कि बाद जगह पर क्रिटिकल पेशेंट बहुत तंग गलियों में होते थे जहां तक एम्बुलेंस 11 22 नहीं पहुंचती थी। ठीक है। तो ये मकसद ये था कि अगर कोई क्रिटिकल पेशेंट ऐसा है जहां पर एम्बुलेंस नहीं पहुंच सकती, कम से कम उनको इस मोटरसाइकिलों पर एज इमरजेंसी। नहीं डॉक्टर साहब, जो हमने मोटरसाइकिलें जो देखी है, मुझे करेक्ट कर दीजिए अगर मैं गलत हूं, कि वो तो उसमें एक बंदे के बैठने की गुंजाइश है, पीछे तो बड़ा सारा डब्बा लगा हुआ है, उस डब्बे के अंदर तो कोई आदमी नहीं आ सकता। मैं उनकी बात कर रहा हूँ कि जो हमने रेस्क्यू के लिए डॉक्टर साहब ये प्राइमरी सेकेंडरी हेल्थ केयर की मोटरसाइकिलें थी, इसके ऊपर तो सेक्रेटरी हेल्थ ने इंक्वायरी लगा दी और पूरे ये इंक्वायरी हो रही है इस मामले पर। ये और मोटरसाइकिलें हैं मियां मीर अस्पताल के तय खाने में तकरीबन कुछ 60-70 मोटरसाइकिलें खड़ी थी, उसके ऊपर कोरोना के हवाले से अवेयरनेस चलानी थी। ये महकमा प्राइमरी सेकेंडरी हेल्थ केयर का मंसूबा था। मैं दूसरी बात। अच्छा मियां नवीद, ये बताइएगा कि इस वक्त कोरोना के हवाले से पंजाब हुकूमत के जितने भी हॉस्पिटल्स हैं, खास तौर पे जो जिले हेडक्वार्टर्स हैं, डिविजनल हेडक्वार्टर्स हैं, वहां पर अब भी इंतजामिया जो है हाई अलर्ट पर है या वो आहिस्ता आहिस्ता अब इसको रूटीन में लाते जा रहे हैं? लेकिन तकरीबन रूटीन में आ चुके हैं मामला, क्योंकि पेशेंट इतने ज़्यादा नहीं है। पहले तो बहुत ज़्यादा रश होता था, आईसीयू के अंदर होता था और जो है वो इमरजेंसी में। अब तो तकरीबन इन्होंने फंक्शनल कर दिए, सिर्फ म्यू अस्पताल को रखा है शायद जो है वो मेन या PKLI है, PKLI जी कोट नवासी जक्की गेट और गंगाराम का मैटरनिटी ज्वाइनिंग वार्ड, सिर्फ ये 4 हैं जो कोविड के लिए रिजर्व हैं, बाकी सारे नॉर्मल हो चुके हैं। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर असद असलम, आपके वक्त के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मियां नवीद हमें ज्वाइन कर। लेकिन नाज़रीन, आज का प्रोग्राम आपने देखा, उम्मीद की जानी चाहिए कि जिस मुमकिन सेकंड वेव का जिक्र डॉक्टर असद असलम कर रहे थे वो पाकिस्तान में ना आए और पाकिस्तान जल्द अज जल्द पूरी दुनिया समेत इस वबा से बाहर निकल जाए। प्रोग्राम देखने के लिए शुक्रिया।